सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब इंसानों में किस तरह से ये न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस होता है इसे हमें देखना है आज। तो हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा आपके एलिमेंट्री कैनाल से। क्या है ये? एक लंबा सा ट्यूब है जो फैला हुआ है माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, यानी अगर मैं एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपके माउथ से ये स्टार्ट होगा ऐसे, और उसके बाद ये फूड पाइप आएगा। ठीक है, एक पार्ट अभी हम देखेंगे। उसके बाद ये आपका ऐसे स्टमक आएगा। ठीक है, ये स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से आ जाएगा, ऐसे कॉइल जैसा लपेटा होगा ये। ठीक है, और उसके बाद ये कनेक्ट होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन से, और ये होते हुए इस तरह से यहाँ पर आके इस पॉइंट पे एनस पे जाकर एंड होगा। तो ये माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे एंड होगा। अब अगर आप बुक लेकर बैठे होगे तो फिगर देख सकते हो एनसीईआरटी में 6.6 वाली जो फिगर है। तो ये जो ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल क्या है? पूरा एक ट्यूब है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। हर पार्ट या हर जो रीजन है वो अपना स्पेशल उसका फंक्शन है जो कि परफॉर्म करता है। अब सवाल उठता है कि क्या होगा जब फूड इंटर करेगा बॉडी में। तो चलिए इसी बात को हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी में जब फूड इंटर करता है उसके बाद से क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं, एक्टिविटी 6.3। इसमें क्या करना है, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है जिसका कंसंट्रेशन 1% है, 2 टेस्ट ट्यूब में ए और बी। तो ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया ए और बी, और इसके अंदर हमको 1 ml स्टार्च सोल्यूशन भी डालना है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कलरलेस होता है इसीलिए मैं कोई कलर नहीं करूंगा, बस लेवल शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये भरा हुआ है और दोनों में स्टार्च आ गया। आगे क्या करना है, 1 ml सलाइवा यानी जो आपका लार होता है, थूक होती है, उसको ऐड करना है टेस्ट ट्यूब ए में, सिर्फ ए में ऐड करना है। तो हमने ये ऐड कर दिया। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद आपको ये करना है कि एक डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। तो इसमें आयोडीन डाल दिया और बी वाले में भी आयोडीन हमने डाल दिया। तो ये पूछ रहा है कि किस टेस्ट ट्यूब में आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो कलर चेंज आपको ब्लू वाले में देखने मिलेगा। क्या हो जाएगा कलर? कलर हो जाएगा ये ब्लू ब्लैक। अब इस कलर चेंज से आपको क्या पता चलता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च के बारे में दोनों टेस्ट ट्यूब में। भाई स्टार्च हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में डाला था। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी डाला था और यहाँ भी डाला था, लेकिन एक चीज़ हमने ए वाले में एक्स्ट्रा डाली थी। वो क्या था? सलाइवा हमने डाला था। तो हम ये पहले एक्टिविटीज़ में भी देख चुके हैं कि आयोडीन क्या करता है, स्टार्च अगर किसी जगह प्रेजेंट है और आयोडीन आप डालोगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब बी वाले में स्टार्च अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन ए वाले में स्टार्च अब प्रेजेंट नहीं है। डाला तो हमने पहले था लेकिन अब नहीं है उसमें, तो वो गया कहाँ? तो लास्ट वाला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसका मतलब देखो एक ही चीज़ एक्स्ट्रा थी, सलाइवा ही एक्स्ट्रा था ए वाले में, बी वाले में हमने सलाइवा नहीं डाला था, ए वाले में डाला था। इसका मतलब सलाइवा ने क्या किया, इस स्टार्च को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। हम बहुत तरीके के फूड खाते हैं और जो कुछ भी खाते हैं उसको पास होना पड़ता है उसी सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। क्या होता है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा था। ये क्या होता है? पूरा एक ट्यूब होता है जो कि माउथ से एनस तक होता है जहाँ से फूड पास होता है। तो यही जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके साथ साथ और ऐसे ऑर्गन्स जैसे आपका लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, जो कि मदद करते हैं डाइजेशन में, इसको मिला ले तो पूरा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हर फूड को पास होना पड़ता है। कुदरती तौर पर फूड को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ऐसे पार्टिकल्स जनरेट हों जो स्मॉल और एक ही जैसी बनावट यानी सेम टेक्सचर के हों। यह हासिल कैसे होता है? बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। यानी खाना कैसा भी आप खाओ, उसका साइज कैसा भी हो, सबसे पहले उसको यानी छोटे साइज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो जिसका साइज छोटा हो और जिसकी बनावट एक जैसी हो। तो ये काम कौन करता है? ये टीथ करता है। कुछ भी आप खाते हो तो चबा के क्या करते हो? उसके टुकड़े ही करते हो। अब इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। लाइनिंग क्या है? जैसे ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये ट्यूब जैसा है, तो इसके अंदर वाली जो सरफेस है, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होती है तो मदद करेगी खाने को आसानी से पास होने के लिए। और आपका जो फूड होता है वो भी गीला होता है। भाई मुंह में आप जब खाते हो तो पानी जैसा बनने लगता है मुंह के अंदर, जो खाने को और गीला कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपका सॉफ्ट होता है और खाना गीला हो गया, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से एक स्मूथ पैसेज मिल जाता है, यानी खाना बहुत आसानी से स्मूथली पास हो जाता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, जो कि हम खाना चाहते हैं, आवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी भर जाता है। खाने क्या, अगर कोई अच्छी चीज़ जो हमें पसंद है हम देखते हैं तो खाने से पहले ही मुंह के अंदर पानी आ जाता है। अभी जो वर्ड हम कहते हैं ना, मुंह में पानी आ गया, तो एक्चुअली वो पानी नहीं होता,
बल्कि एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा। सलाइवा यानी आपका जो लार होती है या थूक कहते हैं वो होती है। और ये सलाइवा निकलता कहाँ से है? आपके माउथ में ही अलग अलग जगह पर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स अगर हम बात करें तो क्या होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ से कोई केमिकल निकलता है, उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो ऐसे ही एक ग्लैंड होता है, इसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, वहाँ से सलाइवा निकलता है। अब दूसरा पहलू फूड का अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो भी हम खाते हैं वो है उसका कॉम्प्लेक्स नेचर। जैसे मैंने मिल्क वाला दिखाया था कि मिल्क का अगर आप एक बूंद भी अगर पियोगे तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही माना जाएगा, उसका ब्रेकडाउन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप समझो कि अरे एक बूंद तो ही तो मिल्क पिए हैं, इससे एनर्जी निकल जाएगी। नहीं, एक बूंद या एक बूंद से कम भी अगर आप मिल्क लोगे तो उसका भी ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पर जो हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं वो फिजिकल वाला नहीं है जो चबा के कई टुकड़े कर दे रहे हैं, बल्कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके टुकड़े की बात कर रहे हैं। तो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इन जनरल होता है। तो अगर इसे एब्जॉर्ब होना है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, देखिए एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो एक जगह जाकर आगे अभी हम देखेंगे कहाँ पर वो फूड एब्जॉर्ब होता है। तो अगर एब्जॉर्ब होना है तो इसी जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। यानी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो उसके फिजिकल छोटे छोटे टुकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलकर वो फूड बना है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं मॉलिक्यूल्स के, और अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसके बन जाएं, ठीक है। अब ये काम होता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये हम देख चुके हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको ये तेज़ कराते हैं। तो इसका अलग से नाम होता है, इसे हम एंजाइम्स कहते हैं। तो ये एंजाइम्स ही क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो आपका सलाइवा होता है यानी जो लार या थूक होती है उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सलाइवा के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। इनका काम क्या होता है, फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च का। स्टार्च का एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2019 में क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। उसमें से एक ये भी पूछा था कि सलाइवा का फंक्शन क्या होता है। तो याद रखना कि ये ब्रेक डाउन करता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च का ब्रेक डाउन करके उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब जो आपका फूड होता है वो मिक्स होता है अच्छी तरह से सलाइवा के साथ एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो हम जब चबा रहे होते हैं तो हमारी जो टंग है, टंग क्या है, एक मसल है, ठीक है, उसमें कोई हड्डी वगैरह तो होती नहीं। तो उसकी मदद से पूरा मिक्सिंग का काम होता है, खाने अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। हम चबा भी रहे होते हैं और हमारी टंग उस फूड को अच्छे से मिक्स भी कर रही होती है। अब इस बात की ज़रूरत है कि फूड को मूव कराया जाए इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो आपका जो डाइजेस्टिव ट्यूब है यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर फूड मूव करेगा, लेकिन ये मूवमेंट कैसा होगा, एक रेगुलेटेड मैनर में होगा, यानी कंट्रोल के हिसाब से होगा। अपने हिसाब से फूड नहीं मूव करेगा, बल्कि जैसा कि हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो हर पार्ट के अंदर कुछ उसके ऊपर प्रोसेस होगा, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। तो जितना टाइम लगेगा उतने टाइम तक वो उस हिस्से में रुकेगा और उसी स्पीड से चलेगा ताकि उतने टाइम तक ये उस हिस्से में रहे। कहाँ पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, कहाँ पर कितनी देर रुकना चाहिए, ये होता है रेगुलेटेड मैनर, ताकि इसकी प्रोसेसिंग हो सके। यानी जो भी इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म होने हैं, जो भी प्रोसेस होना है उस हिस्से में एलिमेंट्री कैनाल के, वो प्रॉपरली हो सके। अब जो लाइनिंग होती है कैनाल की, यानी जो अंदर की वॉल होती है, उसमें मसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यानी एक रिदम के हिसाब से वो सिकुड़ती हैं, यानी पहले सिकुड़ेंगी फिर नॉर्मल अपनी जिस कंडीशन में आ जाएंगी, फिर सिकुड़ेंगी फिर नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, ताकि वो फूड को धक्का दे सके, आगे बढ़ा सके। तो इसी तरह के जो मूवमेंट होता है इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ये होगा पूरे अगर ऑल अलोंग द गट। गट यानी जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल कह लो या गट कह लो, दोनों एक ही बात है। तो पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें यही तरह की मूवमेंट होगी कि एक रिदम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो फूड को आगे बढ़ाएगा। चलिए एक एनिमेशन दिखाता हूँ कि ये क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आप ये एनिमेशन देख सकते हो कि ये जो ट्यूब है आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे अलग अलग हिस्से में थोड़ी थोड़ी दूर पे ये दब रहा है। तो इस दबने की वजह से क्या होगा, जब यहाँ से दबेगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। तो देख रहे हो फूड ऐसे मूव कर रहा है। तो एक बार ये सिकुड़ता है फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो एक रिदम के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, दबता है। तो इसी वजह से एक
पुश फोर्स नीचे जनरेट होती है जो फूड को आगे की तरफ बढ़ाती है। तो यही जो मूवमेंट होता है इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये जो पूरा आपका गट है यानी पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू होता रहता है, यानी माउथ से लेके एनस तक यही मूवमेंट फूड को आगे बढ़ाती है। तो अब हमने देख लिया कि सारा जो माउथ में जितना काम होता है, माउथ कह लें या इसे बकल कैविटी भी कहते हैं, माउथ के अंदर जो खाली जगह होती है, तो उसमें आपका टंग होता है, टीथ होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ सलाइवा निकलता है। तो इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब फूड क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब फूड जाएगा आपका फूड पाइप, यानी जो खाने की नली होती है जिसे हम कहते हैं एसोफेगस। ठीक है, ये जो आप ट्यूब देख रहे हो ना, ये वाला, ये है एसोफेगस जो आपका स्टमक तक है, जाकर ये स्टमक में कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फूड अब जाएगा। तो माउथ से जो आपका फूड है वो स्टमक तक पहुँचेगा। कैसे? एक फूड पाइप होता है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, उसके थ्रू। अब जो आपका स्टमक है ये एक बड़ा ऑर्गन है और ये एक्सपैंड करता है यानी फैलता है जब इसके अंदर खाना जाता है। अब इसकी वॉल्स क्या होती है? मसल्स की बनी होती हैं। तो जो मस्कुलर वॉल्स होती है स्टमक की, ये मदद करती हैं किसमें? मिक्सिंग द फूड थॉरली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो इस स्टमक के अंदर आकर बहुत सारे जूसेस निकलते हैं और वो जूसेस ऐसे होते हैं जो कि डाइजेशन में, खाने के हजम होने में मदद करते हैं, इसीलिए उसे हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। तो ये फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं स्टमक के अंदर इसी मस्कुलर वॉल्स की वजह से। तो ये आप जो देख रहे हो चे टाइप का ऐसा जो ऑर्गन है, ये आपका पूरा क्या है? ये आपका स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक। अब स्टमक के अंदर डाइजेशन होता कैसे है? देखिए, अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन हो गए। हमने माउथ का देख लिया और एसोफेगस को देख लिया कि वो क्या कराएगा, माउथ से फूड स्टमक तक पहुंचा देगा। तो कुछ हिस्सा डाइजेशन का आपका स्टमक में होगा, फिर वो आगे बढ़ेगा और आगे के पार्ट्स में होगा। तो स्टमक में क्या होगा डाइजेशन और क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे। तो जो स्टमक के अंदर डाइजेशन है वो कैसे होता है, किसकी वजह से? जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनकी वजह से। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो आपके स्टमक की वॉल्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो एक हिस्सा, जैसे ये आपका स्टमक है, ऐसे वॉल है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं कट करता हूं और इसे जूम करके आपको दिखाता हूं। तो ये ऐसे होता है, स्टमक की वॉल है और ऐसे अंदर इसकी ऐसे होल टाइप का होता है, मतलब एक तरह से डिप्रेशन कह लो, ऐसे बना होता है। ठीक है, इतना हिस्सा हमने कट किया, ऐसे जूम किया है इसे। तो यहाँ पर अंदर साइड में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ से कुछ केमिकल्स वगैरह निकलते हैं बॉडी के अंदर, वो ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, याद रखना नाम। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर। और यहीं से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि डाइजेशन में यानी खाने के हजम होने में मदद करते हैं। क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl निकलता है। दूसरा आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम जिसका नाम पेप्सिन है, ये निकलता है। और आपका म्यूकस निकलता है। ये 3 चीज़ निकलती है। अब ये तीनों के फंक्शन आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, 2019 के अंदर पूछा था कि पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, उसमें एक ये भी पूछा था कि पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन द स्टमक। याद रखना, ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखना कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में पेप्सिन करता है। ठीक है, और ये जो हमने देखा था अभी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वाला, इसका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ कि कैसे क्वेश्चन आया है। बाकी एक प्रॉपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में मैं इसका डिस्कशन करूंगा। कुछ चैप्टर्स की मैंने वीडियो बनाई है प्रीवियस ईयर की, और भी मैं वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट में बस इतना बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें यही पूछा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है। तो यही लिखना था कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है रिदम के हिसाब से, यानी एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। तो ये 3 चीज़ निकलेगी। अब एसिड का काम क्या होता है? ये क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम, यानी कि ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है जो एसिडिक होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपका एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको फैसिलिटेट करता है वो, ताकि वो अच्छे से अपना जो वर्क है, जो एक्शन है, परफॉर्म कर सके। यानी पेप्सिन तभी वर्क करेगा अच्छे से जब एसिडिक एटमॉस्फेयर होगा उसके आसपास। और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये एसिड, क्या बता सकते हो? तो हाँ, एक फंक्शन ये भी है कि फूड के साथ जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उसको ये किल करता है। तो आप ये लिख सकते हो, बुक में नीचे नोट कर सकते हो, इट किल्स द बैक्टीरिया विच एंटर्स द स्टमक विद द फूड। ठीक है, तो 2 काम हो गए, एक तो एसिडिक मीडियम बनाना ताकि पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट कर सके, और दूसरा बैक्टीरियाज को किल कर सके जो फूड के साथ आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था, उसी लॉन्ग वाले क्वेश्चन में एक पार्ट में ये भी पूछा था। अब म्यूकस का क्या काम होता है, ये भी फंक्शन आपको याद रखने हैं।
तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी अंदर की जो वॉल है, ठीक है, जैसे ये आपका स्टमक की वॉल है, तो इसके अंदर वाला जो हिस्सा है इसको बचाएगा एसिड के अटैक से। क्योंकि ये जो HCl रिलीज होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे 1.8 pH कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। ये मसल्स को करोड कर सकता है, जला सकता है। तो म्यूकस क्या करता है, अंदर की जो लाइनिंग है स्टमक की उसको एसिड के अटैक से बचाता है। तो एसिड इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, म्यूकस बीच में आ जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि जो एडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो कंप्लेन करते हैं अबाउट एसिडिटी। आपने सुना होगा ये कहते हुए कि पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है। क्या ये इससे रिलेटेड है जो भी हमने डिस्कशन किया? तो हाँ, बिल्कुल रिलेटेड है। एसिडिटी क्या होती है? यही जो एसिड पेट में बनता है, अगर वो ज़्यादा बन जाता है और जो आपका ये स्टमक है, स्टमक से ये ऊपर एसोफेगस की तरफ चढ़ने लगता है, तो फिर ये इसी की वजह से आपका जो है एसिडिटी होती है। अब स्टमक में जो कुछ भी होना था वो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फूड स्टमक से बाहर निकलेगा। तो जो एग्जिट है फूड का स्टमक से, उसको रेगुलेट कौन करता है? स्फिंक्टर मसल्स, यानी जहां से स्टमक और इंटेस्टाइन आपकी कनेक्ट हो रही है, वहां पर एक मसल्स होगी। स्फिंक्टर का मतलब होता है दबाने वाला, यानी कैसी मसल्स होगी जो दबाएगी, यानी ओपन और क्लोज करने का फंक्शन करेगी। तो मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये आपका स्टमक की ऐसे ओपनिंग है और ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहां पर एक ऐसी मसल्स होंगी जो ऐसे क्लोज रहेंगी, ठीक है, दबी रहेंगी। तो जब तक स्टमक के अंदर काम होता रहेगा, ठीक है, डाइजेशन वाला काम होता रहेगा, तब तक ये क्लोज रहेंगी। और उसके बाद जब काम हो जाएगा और फूड को बाहर निकलना होगा तो ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर चली जाएंगी, ठीक है, हल्का से खुल जाएगा और इससे थोड़ा थोड़ा करके फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, ठीक है। तो यही काम होता है स्फिंक्टर मसल का, कि बंद रहना है और उसके बाद जब काम हो जाए तो खुलना है, ओपन क्लोज का काम। तो ये स्मॉल अमाउंट में फूड को रिलीज करेगा, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टमक से अगली जगह कहां पर फूड जाएगा? वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो डायग्राम देख सकते हो, ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका स्टमक है और यहां से फिर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये इंटर करेगा। अब ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे बड़ा हिस्सा है ये। और ये फिट होता है कहाँ? एक कॉम्पैक्ट सी, यानी एक छोटी सी जगह होती है, बहुत ही बंद सी जगह होती है। और इतनी बड़ी चीज़ कैसे छोटी जगह आ जाती है? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्वाइलिंग। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ऐसे क्वाइल की जैसा ये पूरा लपेटा गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस छोटी सी जगह से में एडजस्ट होता है, जबकि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट यही है। कितना बड़ा है? अराउंड ये 6.7 मीटर का होता है, यानी अगर फीट में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 20 फीट आएगा, यानी 5-5 फीट के 4 आदमी एक के ऊपर एक खड़े कर दो, इतनी लंबी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो अब एक सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब इतनी लंबी होती है तो हम स्मॉल क्यों कहते हैं? तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो तो ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो कम होती है, ठीक है। उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल होता है, वो कम होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और अभी देखेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन का, तो उसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि लेंथ के हिसाब से देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। अभी जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अलग अलग होती है अलग अलग एनिमल्स में। अब ये डिपेंड करता है कि वो कैसा खाना खाते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल हार्बीवोर्स है, यानी वो घास खाने वाला है, पेड़ पौधे खाता है, तो उसको लंबी इंटेस्टाइन की लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जो प्लांट्स ग्रासेस वगैरह ये खाते हैं हार्बीवोर्स, उनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, आसानी से वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए इंटेस्टाइन लंबी होती है ताकि उस पूरे इंटेस्टाइन में चलते हुए वो आगे तक डाइजेस्ट हो जाए। वही मीट जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे आपका टाइगर्स वगैरह हो गए, जो भी मीट खाने वाले होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है स्मॉल वाली वो शॉर्ट होती है, उसकी लेंथ कम होती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ऐसी जगह होती है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पर डाइजेशन होता कैसे है? तो इसके लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिसीव करता है सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज। तो लीवर और पैंक्रियाज से एंजाइम्स और जूसेस वगैरह निकलते हैं जो कि डाइजेशन कराते हैं। अब जैसा कि हम देख चुके हैं, जो खाना स्टमक के अंदर होता है वहाँ पर एसिड निकलता है, तो फूड भी क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक नेचर में होता है,
तो इस बात की ज़रूरत होती है कि अब उसे अल्कलाइन बनाया जाए, यानी एसिड से उसको बेस में कन्वर्ट किया जाए। क्यों किया जाए भाई? एसिड इसलिए हुआ था क्योंकि पेप्सिन को एक्ट करना था, पेप्सिन चाह रहा था कि एसिडिक मीडियम आए। लेकिन अब जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, यानी पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलेंगे, वो चाह रहे हैं कि बेसिक मीडियम हो, अल्कलाइन मीडियम हो, तब हम काम करेंगे। तो एसिड से बेस बनाना, यानी एसिडिक नेचर से जो फूड का है उसे अल्कलाइन नेचर बनाने के लिए बाइल जूसेस निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? आपके लीवर से निकलते हैं। तो मैं अगर डायग्राम शो करूं तो ये आपका लीवर है, ठीक है, ये आपका लीवर वाला पार्ट है। और इस लीवर के अंदर देख सकते हो छोटी सी ये थैली टाइप की है, इसे हम गाल ब्लेडर कहते हैं, एरो से शो किया हुआ है। लीवर के अंदर आपका बाइल बनता है, बाइल जूस बनता है, और वो कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लेडर के अंदर, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो ये पाइप जैसा निकला होता है, ये स्टमक से पीछे होते हुए यहां आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड रहता है। तो ये जो पाइप होता है इसे हम बाइल डक्ट कहते हैं। यहीं से जो बाइल स्टोर है वो निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करता है। तो बाइल जूस ये काम करता है कि एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? ये फैट पे भी एक्शन करता है। क्या एक्शन करता है वो अभी हम देखेंगे। तो बाइल जूस के दो काम आपने समझ लिए, एक तो एसिड से अल्कलाइन में कन्वर्ट करना और दूसरे फैट पे वो एक्शन करना। अब जो फैट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके इंटेस्टाइन में इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, यानी बड़े बड़े गोले होते हैं फैट के जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अब बड़े बड़े गोले पे जो एंजाइम्स है वो अच्छे से एक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए जो आपका बाइल सॉल्ट होती है, यानी जो बाइल जूस आपके निकलता है लीवर से, लीवर के अंदर भी आपका जो गाल ब्लेडर होता है वहाँ से बाइल डक्ट से होते हुए जो आता है, तो उस बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट भी होती है। तो वो बाइल सॉल्ट क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है इन बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, यानी छोटे छोटे गोले में, ताकि वो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके एंजाइम्स की। एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब है, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज का मतलब है कि उसको परफॉर्मेंस को और बढ़ा देना और अच्छा काम उसका कर देना। तो एंजाइम भी और अच्छे से काम करने लगे, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदल देती है। ये ऐसा ही है जैसे कि एमल्सिफाइंग एक्शन होता है सोप का ऑन डर्ट, जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। वैसे अभी तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ गए होगे, नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसे वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ बस आप ऐसे समझो कि जो ब्रेकडाउन होता है बड़े गोले का छोटे में, इसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ऐसा ही सोप वगैरह में भी होता है, जो कि चैप्टर 4 में डिस्कशन आ चुका है। तो थोड़ा सा मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अब ये है फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल्स। इस पे क्या होगा? आपका जो बाइल सॉल्ट है वो एक्ट करेगा। फिर ऐसा होगा कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और ये सॉल्ट ऐसे अटैच हो जाएगी, ठीक है। बाइल सॉल्ट इतना काम करेगी, इसके छोटे टुकड़े करेगी और इस पे अटैच हो जाएगी। बस इतना याद रखना कि छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो लीवर का काम यहाँ हो गया। अब जो आपके पैंक्रियाज हैं वहाँ से क्या निकलेगा? पैंक्रियाटिक जूस। अब इस जूस के अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपका एंजाइम ट्रिप्सिन हो गया। ट्रिप्सिन क्या करता है? आपके जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। देखो अब ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? स्टमक के अंदर, प्रोटीन की अगर बात करें। और स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? आपका पेप्सिन करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ये बात ध्यान रखना कि कहाँ का पूछा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछा है कि स्टमक का पूछा है। और दूसरा जो आपका एंजाइम इसी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है वो आपका लाइपेज होता है, जो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है यही जो आपका एमल्सिफाइड फैट्स हैं। ये है आपके एमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है, फैट के छोटे छोटे गोले। इनका फर्दर ब्रेक डाउन करता है और इसे छोटा बना देता है, ठीक है, इसके और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में से कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये काम कौन करता है? लाइपेज करता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे सबसे पहले तो इंटेस्टाइन के अंदर देखेंगे तो ऐसे फिंगर ऐसा बना होगा, फिर ऊपर और थोड़ा सा यहाँ ऐसे नीचे गड्ढे वाला हिस्सा होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ऐसे फिंगर जैसा बना होगा, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत ढेर सारे बने होंगे, ठीक है। मैं इतना दिखा दे रहा हूँ। तो यहीं पर अंदर वाले हिस्से में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है वो निकलता है। और ये जो ऊपर फिंगर जैसा बना है इसे हम विली कहते हैं, और ये अंदर आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो इसी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर। तो प्रोटीन का पहला डाइजेशन कहाँ हुआ? स्टमक के अंदर। कौन कराया? पेप्सिन कराया।
फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर जो ट्रिप्सिन होता है वो उसे प्रोटीन को और ज़्यादा डाइजेस्ट करता है, फर्दर डाइजेस्ट करता है। और पूरी तरह से डाइजेस्ट कब होता है? जब इंटेस्टाइनल जूस निकलता है और उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं और उसे फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड के अंदर। तो पूरी तरह से प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बन जाता है। अब जो कॉम्प्लेक्स का कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फैट के बारे में जो हमने देखा था कि बाइल सॉल्ट ऐड करके छोटे टुकड़े करती है, फिर उसके और छोटे टुकड़े आपके लाइपेज करता है, फिर अब इसके मॉलिक्यूल्स जो टूटेंगे और दूसरा चीज़ों में कन्वर्ट होंगे वो इस इंटेस्टाइनल जूस की वजह से होंगे। तो फाइनली जो आपका फैट है वो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये सारा काम कौन करता है? इंटेस्टाइनल जूस। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया होता है वो जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ले लेती हैं। जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की जो सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम विली कहते हैं, जो कि मैं डायग्राम में दिखा चुका हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है? विली से फ़ायदा क्या होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2019 के अंदर कि विली का क्या फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फंक्शन ये होता है कि इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ऐसा समझो, अगर इंटेस्टाइन की वॉल ऐसे फ्लैट होती तो यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता तो इतनी सरफेस एरिया नहीं मिलती। लेकिन अगर ऊपर देखो विली वाले में तो यहाँ से हर तरफ से एब्जॉर्ब हो सकता है, इसका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन के डायग्राम है, अंदर देख सकते हो ऐसे विली है, कांटे कांटे जैसा पूरी सरफेस से बना हुआ है। और बड़ा डायग्राम आप ये देख सकते हो, इस तरह से विलीज दिखते हैं और इसी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नसें गई होती हैं। तो फूड क्या आता है, जो एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली वो ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड से हर सेल तक पहुंच जाता है। तो विली क्या होता है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लड का सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ से गई होती हैं और फूड एब्जॉर्ब होता है, उसे लेकर हर सेल तक ये ब्लड पहुँचा देते हैं। और फिर ये जो फूड होता है एब्जॉर्ब हुआ होता है वो इस्तेमाल होता है किस लिए? एनर्जी को हासिल करने के लिए और बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, नए जो टिश्यूज़ हैं, जैसा कि बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे फैट हो गया, फैट भी एक तरह का टिश्यू है। तो आप खाते हो और वज़न बढ़ने लगता है तो क्या कहते हैं, पेट में फैट जम रहा है, चर्बी जम रही है। तो वो फैट क्या होता है? वो एक टिश्यू ही तो होता है और वो खाने की वजह से डेवलप होता है। तो नए टिश्यू को बनाने के लिए और जो पुराने टिश्यू है उनका रिपेयर करने के लिए ये फूड जो एब्जॉर्ब हुआ होता है वो यूज़ होता है। अब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता वो कहाँ जाता है? फिर फाइनली आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? इसकी लेंथ छोटी होती है लेकिन इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लार्ज कहते हैं इसे। ठीक है, जहाँ पर इसकी जो वॉल्स है इस इंटेस्टाइन की, वो और ज़्यादा वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, तो फूड जो एब्जॉर्ब फूड है वो तो चला गया ब्लड के अंदर, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ अनएब्जॉर्ब फूड है उसके अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स। और पानी एब्जॉर्ब होने के बाद जो फिर बच जाता है मटेरियल वो रिमूव हो जाता है बॉडी से वाया एनस। तो एनस के जरिए से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है ये बाहर निकलता है, इसको भी रेगुलेट किया जाता है किसको द्वारा? एनल स्फिंक्टर। यानी यहाँ पर भी एक ऐसी मसल्स लगी होती हैं जो ओपन और क्लोज होती हैं। जब बाहर निकलना होता है ये ओपन हो जाती है और इन जनरल ये क्लोज रहती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डेंटल कैरीज की। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो जो आपका डेंटल कैरीज होता है या जिसे हम टूथ डिके कहते हैं, दांतों का गलना, दांतों का सड़ना, या जनरली हम क्या कहते हैं, दांत खराब हो रहे हैं। तो दांत खराब होने में क्या होता है? तो दांत जब आपका सड़ता है तो उसमें यह होता है कि जो आपका टूथ के जो इनेमल होता है और जो डेंटाइन होता है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये वाइट वाला जो हिस्सा है ये आपका इनेमल है और उसके अंदर का, ठीक है, थोड़ा सा फेस कलर का जो आप देख रहे हो ये आपका डेंटाइन है। तो ये सॉफ्ट होने लगता है। अब इनेमल क्या होता है? पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो ये सॉफ्ट होने लगता है, एनेमल और डेंटाइन। तो सारी कहानी की शुरुआत कैसे होती है, कैसे सॉफ्ट होने लगता है? तो ये शुरुआत होती है आपके जब बैक्टीरिया ऐड करता है शुगर से। तो जो भी आप फूड खाते हो उसमें जो शुगर होती है उस पर बैक्टीरिया अटैक करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। वो एसिड आपके दांत में जब लगते हैं तो उसे
सॉफ्ट कर देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि डी मिनरलाइज कर देते हैं जो इनेमल है, जो ऊपर की सरफेस सफ़ेद वाली जो मैंने दिखाई थी, उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको हार्ड बनाते हैं, वो मिनरल्स हटने लगते हैं। तो सीधी सी बात है, वो मिनरल्स हटेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो पूरा एक ग्रुप होता है, पूरा झुंड जो होता है, साथ ही साथ जो फूड के पार्टिकल होते हैं जो दांत पे चिपक जाते हैं, ये मिलाकर क्या बनाते हैं, डेंटल प्लेक। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, दांत है और दांत के नीचे यहाँ पर मसूड़ों के साइड में नीचे जम जाता है। अक्सर अगर आप एक दिन ब्रश ना करो तो ये जमने लगता है। तो ऐसे पीला पीला सा नीचे साइड में या ऐसे बीच में दांतों के ये जम जाता है, इसे हम डेंटल प्लेक कहते हैं, ठीक है। तो आपने ब्रश नहीं किया, अब ये जम गया, तो इससे क्या होता है, जो सलाइवा होता है वो दांतों तक नहीं पहुंच पाता। अब सलाइवा का एक और काम भी होता है कि जो एसिड बना होता है ना, बैक्टीरिया जो बनाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, इस एसिड को। तो अगर यहाँ पर प्लेक कवर कर लेगा तो सलाइवा नहीं पहुंच पाएगा, तो एसिड अंदर का अंदर ही रहेगा और एक्शन अपना करता रहेगा। अब जब ब्रश करते हैं टीथ को तो ये जो है प्लेक वो रिमूव हो जाता है बैक्टीरिया के एसिड प्रोड्यूस होने से पहले, ठीक है। बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया एक्शन करने ही वाला होता है, लेकिन आपने ब्रश कर लिया तो प्लेक हट जाता है और फिर वो बैक्टीरिया अपना एसिडिक अटैक नहीं कर पाता। तो अगर इसी तरह छोड़ दिया जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पल्प तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर सूजन और इन्फेक्शन कर देते हैं। तो आपका पल्प क्या है, यहां पर जो नसें गई होती है, देख सकते हो ये पल्प है, एरो से शो किया हुआ है, अंदर का जो हिस्सा है, तो यहां तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। और फिर यहां पर आप समझ सकते हो, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, खून सही से नहीं पहुंचा, तो फिर भैया दांत का तो हो गया काम। इसीलिए अपनी दांतों की केयर करना, डेली ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट तो ये है कि सुबह मॉर्निंग में और सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, नहीं कम से कम एक बार तो दिन में करना ही चाहिए। ओके, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक और यहाँ आकर ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ उसको प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। एक तो साइंस की प्लेलिस्ट है जहाँ आपकी क्लास 10 साइंस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस NCERT। और दूसरी प्लेलिस्ट मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हिसाब से बनाया हूँ, तो ये चैप्टर हमारा बायो के सेक्शन में आता है, तो इसके लिए एक और प्लेलिस्ट है क्लास 10 बायोलॉजी NCERT वहाँ। तो ये दो प्लेलिस्ट, साइंस वाली और बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो प्लेलिस्ट ढूंढना कैसे है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है, नीचे डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।